जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेगनिंग क्लासेस। जैसा कि हमने इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम को एक ही मैराथन सेशन में कवर किया था, आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा बायोडाइवर्सिटी। देखो, बायोडाइवर्सिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, देयर आर अल्फा बीटा गामा टाइप ऑफ डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है, फिर की स्टोन स्पीशीज, एंडेमिक, इन्वेजिव स्पीशीज और बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं इसमें। फिर आपका बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन के लिए आप क्या कर रहे हो, इंडिया का बायोडाइवर्सिटी स्टेटस क्या है, इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस मैराथन सेशन में हम बायोडाइवर्सिटी को होलिस्टिक वे में प्रिपेयर करेंगे, प्लस जो रिसेंट COP30 की मीटिंग हुई है, कब हुई थी, नवंबर 2025 में, वहां से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो कहां पर हुई, उसके क्या क्या आउटकम्स निकले, तो COP30 को भी अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है। बायोडाइवर्सिटी बोले तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, मतलब डाइवर्सिटी हो गया मतलब वैरायटी। तो किस में, बायोलॉजी में वैरायटी, मतलब कितनी वैरायटी के प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोबियल स्पीशीज जो है वो पाई जाती हैं किसी एरिया में, वो उसकी बायोडाइवर्सिटी होगी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब कितनी वैरायटी के, मतलब आपको कोई बोले बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है, तो वैरायटी ऑफ प्लांट्स, सिर्फ प्लांट्स नहीं आते इसमें, वैरायटी ऑफ प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है, उसके बाद माइक्रोबियल स्पीशीज होगी, ठीक है, ये सारे कितनी वैरायटी की जो है पाई जाती हैं किसी भी रीजन में, तो वो उस जगह की बायोडाइवर्सिटी आ जाती है। ठीक है, देखो, जब WHO बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करता है ना, तो कई बार एग्जाम्स में ऐसे पूछ सकता है WHO के मतलब, WHO बोलता है कि बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल वैरायटी इन ऑल लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, मतलब जेनेटिक वेरिएशंस क्या है, प्लांट्स और एनिमल, वो सारा। बट बायोडाइवर्सिटी को हम मेजर कर सकते हैं दो मेजर कंपोनेंट में, WHO बोलता है क्या, स्पीशीज रिचनेस, यहां से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू होता है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवननेस। ठीक है, ये बेसिकली हमें बताती हैं कि कहां पर डाइवर्सिटी कितनी है। ठीक है, स्पीशीज इवननेस। अब ये दो कंसेप्ट समझने, स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवननेस क्या बोलता है। देखो, स्पीशीज रिचनेस का मतलब होता है, ये मेजर करता है बेसिकली नंबर ऑफ स्पीशीज फाउंड इन अ कम्युनिटी, कितनी स्पीशीज पाई जाती है किसी कम्युनिटी में। ठीक है, मान लो कोई एक एरिया है, नंबर ऑफ स्पीशीज फाउंड इन अ कम्युनिटी, ठीक है, कि एरिया है, वहां पे बेसिकली क्या पाए जाते हैं, वहां पर टाइगर भी पाए जाते हैं, मान लो वहां पर रैबिट भी पाए जाते हैं वहां पर, और मान लेते हैं कि हम वहां पर डियर भी पाए जाते हैं, तो 3 स्पीशीज वहां पे पाई जा रही है, तो ये इसकी स्पीशीज रिचनेस है। स्पीशीज रिचनेस मतलब है कितनी स्पीशीज पाई जाती है किसी एरिया में, वो बोलते हैं स्पीशीज रिचनेस। इधर से हमें पता चलता है बायोडाइवर्सिटी का। और स्पीशीज इवननेस का मतलब होता है कि कितनी अबंडेंस है डिफरेंट स्पीशीज की। ठीक है, मान लो, अगर अभी समझाता हूँ, रिलेटिव अबंडेंस, इसका मतलब होता है रिलेटिव, पहले मुझे लिखने दो, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज। देखो, मान लो मैंने आपको बताया, मैंने आपको बोला कि बायोडाइवर्सिटी किसी भी चीज में पता चलेगी, किसी भी एरिया में क्या बायोडाइवर्सिटी है वो पता चलेगा, वहां की स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवननेस क्या है। स्पीशीज रिचनेस मतलब वहां पर कितनी स्पीशीज पाई जाती है। मान लो अगर मैं बोल देता हूँ एक एरिया मेरे पास ए है और एक एरिया बी है, ये जो ए एरिया है यहाँ पर डियर भी पाया जाता है, यहाँ पर मान लो जो है रैबिट भी पाया जाता है, और मान लो यहाँ पे लाइन भी पाया जाता है। ठीक है, और इस एरिया में भी डियर भी पाया जाता है, रैबिट भी पाया जाता है और लाइन भी पाया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों एरियाज की स्पीशीज रिचनेस सेम है, क्योंकि यहाँ पर भी 3 स्पीशीज पाई जा रही हैं और इस एरिया में भी 3 स्पीशीज पाई जा रही है, तो मैं बोलूंगा इन दोनों की स्पीशीज रिचनेस सेम है। बट अगर मैं बोल देता हूं कि इस एरिया में 1 डियर पाया जाता है, 6 रैबिट पाए जाते हैं और 5 लाइन पाए जाते हैं, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ 4 रैबिट पाए जाते हैं, उसके बाद 7 यहाँ पे 6 लाइन पाए जाते हैं और यहाँ पे 2 डियर पाए जाते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में क्या फर्क है, यहाँ पर भी टोटल कितने जानवर पाए जा रहे हैं, 6 5 11 12, यहाँ पर भी 12 पाए जा रहे हैं, यहाँ पर भी 12 पाए जा रहे हैं। बट यहाँ पर आप ये देखो कि यहाँ पर जो स्पीशीज पाई जा रही है डियर, उसमें 2 पाए जा रहे हैं, यहाँ पर डियर 1 पाया जा रहा है। तो जितने ज्यादा, मान लो जितनी इवननेस हमें यहाँ से पता चलता है कि कोई स्पीशीज कितनी अबंडेंट में पाई जा रही है। यहाँ पर अबंडेंट जो है, यहाँ पर डियर 1 अबंडेंस है उसकी, और यहाँ पर उसकी 2 अबंडेंस है। इसका मतलब इस एरिया में इवननेस ज्यादा है, इवननेस मतलब अबंडेंस ज्यादा है, मतलब डियर भी 2 पाए जा रहे हैं, रैबिट भी 4 पाए जा रहे हैं, लाइन भी 6 पाए जा रहे हैं। यहाँ पर अबंडेंस कम है, क्यों अबंडेंस कम है, क्योंकि डियर यहाँ पे बहुत कम पाए जा रहे हैं, डियर 1 ही पाए जा रहे हैं। तो स्पीशीज, देखो बच्चों को कंफ्यूजन होती है स्पीशीज इवननेस और स्पीशीज रिचनेस। स्पीशीज रिचनेस सिर्फ बताता है कि किसी एरिया में कितनी स्पीशीज पाई जा रही है, जैसे मान लो इन दोनों एरिया में स्पीशीज 3 ही पाई जा रही है। बट स्पीशीज इवननेस हमें यह बताता है कि जो स्पीशीज वहां पे पाई जा रही है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, वहां पर क्या जो है अबंडेंस किसी स्पीशीज की ज्यादा है, किसी की कम है। मतलब मान लो यहाँ पर डियर की अबंडेंस कम है बट यहाँ पर ज्यादा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर इवननेस ज्यादा है, यहाँ पर इवननेस कम है। ठीक है,
लो इवननेस का मतलब होता है कोई स्पीशीज कम, फ्यू स्पीशीज वहां पे पाई जाती हैं, और ग्रेट इवननेस का मतलब है यहां पर ज्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं। ये दो चीजें वो डिसाइड करती हैं कि किसी एरिया की बायोडाइवर्सिटी कैसी होगी, और यही डब्ल्यूएचओ भी बोलता है। ठीक है, आपको कुछ समझ नहीं आया, मैं अभी बताता हूँ। देखो हम पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मैंने आपको बताया, बायोडाइवर्सिटी ये कंसेप्ट है जो हमें बोलता है कि किसी एरिया में बायोलॉजिकल वेराइटी कितनी पाई जाती है, प्लांट्स की, एनिमल्स की या माइक्रोब्स की कितनी डाइवर्सिटी पाई जाती है। डब्ल्यूएचओ बोलता है कि अगर आपको किसी एरिया की बायोडाइवर्सिटी का पता करना है तो आप दो चीजों से पता कर सकते हैं, स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवननेस। स्पीशीज रिचनेस ये हमें बताती है कि किसी एरिया में कितनी स्पीशीज पाई जाती है किसी कम्युनिटी में। ठीक है, मान लो 3 स्पीशीज पाई जाती है, 4 5, जिसमें 5 स्पीशीज पाई जा रही है, आप बोलोगे वो ज्यादा रिच है, स्पीशीज रिच है। जिसमें 3 पाई जा रही होंगी तो वो कम रिच होगा। और दूसरा है स्पीशीज इवननेस। अब मान लो दो एरियाज में स्पीशीज इक्वल नंबर में पाई जा रही है, ठीक है, इधर भी 5 स्पीशीज पाई जा रही है, उधर भी 5 स्पीशीज। अब मान लो एक में इवननेस ज्यादा है, एक में कम है, मतलब एक में वैरायटी ज्यादा है, एक में उसकी डोमिनेंस ज्यादा है, मतलब 6-7 पाई जा रही है, एक में 1-2 पाई जा रही है। तो उसके बेसिस में भी हम बताते हैं कि कौन सा ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला है, कौन सा कम। जहां पर इवननेस ज्यादा होगी वहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, और जहां पे इवननेस कम है वहां पे बायोडाइवर्सिटी कम है। ठीक है, अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को हम 3 टाइप्स में मेनली डिवाइड करते हैं, जहां जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब डाइवर्सिटी का मतलब वेराइटी। अब वेराइटी कहां कहां पर हो सकती है? एक तो जेनेटिक लेवल में डाइवर्सिटी हो सकती है, जीन में डाइवर्सिटी हो सकती है। ठीक है, जीन में डाइवर्सिटी हो सकती है, उसको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। जीन में डाइवर्सिटी कैसे हो सकती है? देखो, मान लो हम सब होमोसेपियंस है ना, हम भी इंसान हैं, इंडियंस भी होमोसेपियंस है, चाइना वाले भी होमोसेपियंस हैं, बट जीन्स अलग हैं। चाइनीज अलग दिखते हैं, इंडियंस अलग दिखते हैं, फर्क है ना दोनों में। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये है कि इन दोनों की जो है डाइवर्सिटी में जीन्स की डाइवर्सिटी है, दोनों के जीन्स अलग अलग है, इसको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह के, जेनेटिक मेकअप किस तरह का स्पीशीज का, तो वो आ गई जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी होना का बहुत जरूरी है। जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से ही मान लो जो आर्टिक एरिया में रहेगा उसके जीन्स इस तरह से बन जाएंगे कि वो आर्टिक एरिया के जो लो टेम्परेचर उसको इजिली टॉलरेट कर पाएगा। जो अफ्रीका में रहेगा उसके जीन्स इस तरह से बन जाएंगे कि वो अफ्रीका के क्लाइमेट को इजिली जो है होल्ड कर पाएगा। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी होना बहुत जरूरी है। देखो, डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का होना बहुत जरूरी। अगर बायोडाइवर्सिटी है तभी लाइफ एग्जिस्ट कर पाती है और हार्श इन्वायरमेंट कंडीशंस में भी हम रह पाते हैं, तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी को हम पढ़ते हैं। दूसरा, ये तो आ गया जीन्स लेवल पे डाइवर्सिटी। मैंने आपको एग्जांपल समझा, जैसे मान लो आप जो है कोई क्रॉप, मान लो आप क्या राइस ही उगाते हैं, तो राइस में डिफरेंट वैरायटी आ जाती है ना, जेनेटिक डाइवर्सिटी आ जाती है। ठीक है, तो वो एक तरह का, मतलब जो जीन्स में डाइवर्सिटी है उसको बोलेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब कई बार स्पीशीज लेवल पे डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, स्पीशीज लेवल पे डाइवर्सिटी होती है तो उसको हम बोलेंगे स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी कैसे पता चलती है वो हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं। कहीं पर भी आपको स्पीशीज डाइवर्सिटी देखना है तो आप देख लो वहां पर स्पीशीज की रिचनेस कितनी है, मतलब कितनी कम या कितनी ज्यादा स्पीशीज पाई जा रही है, तो स्पीशीज रिचनेस को चेक कर लो, और दूसरा आप क्या चेक कर लो, स्पीशीज इवननेस को। तो वहां से आपको पता चल जाएगा स्पीशीज डाइवर्सिटी कितनी है। ठीक है, स्पीशीज इवननेस को चेक कर लो। यहां पर एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज डाइवर्सिटी में आपको कंसेप्ट याद रखना है कि जहां पर भी आपको बोले स्पीशीज डाइवर्सिटी 0 है, तो इसका मतलब आप समझ लेना वहां पर इनफाइनाइट डाइवर्सिटी है। क्या? इनफाइनाइट डाइवर्सिटी, वहां पर बहुत डाइवर्सिटी है। और जहां पर अगर आपको बोले 1 है, तो 1 रिप्रेजेंट करता है कि वहां पर ओनली 1 स्पीशीज प्रेजेंट है, खाली ओनली 1 स्पीशीज प्रेजेंट। तो ये 2 नंबर आपको याद रखने, स्पीशीज प्रेजेंट, ओनली 1 स्पीशीज प्रेजेंट है। ठीक है, वहां पर एक ही स्पीशीज पाई जाती है। और 0 का मतलब है यहाँ पे बहुत वैरायटी ऑफ स्पीशीज पाई जाती है, मतलब वहां पर इनफाइनाइट डाइवर्सिटी है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने। ठीक है, फिर तीसरे लेवल पे जो डाइवर्सिटी होती है उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। एक बार मुझे बताने दो, उसके बाद मैं वापस रिवाइज करवा दूंगा। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब होता है, देखो, अगर आप किसी भी इन्वायरमेंट में रहते हो तो वहां पर जो है डिफरेंट तरह के हैबिटेट्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के हैबिटेट्स हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट रिप्रेजेंट करते हैं एक डाइवर्सिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सर हमें कुछ समझ नहीं है, मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, मान लो अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में डेजर्ट वाला एरिया अलग है। ठीक है, डेजर्ट अलग है तो ये एक हैबिटेट हो गया, डेजर्ट वाला एरिया। ठीक है, रेन फॉरेस्ट अलग है तो वो एक हैबिटेट हो गया। तो ये डाइवर्सिटी है ना, रेन फॉरेस्ट में जो स्पीशीज पाई जाएंगी वो अलग होंगी, डेजर्ट एरिया में अलग पाई जाएंगी। ठीक है, फिर उसका मान लो कोरल एरियाज हैं, कोरल रीफ्स हैं, मैंग्रोव्स वाला एरिया, ये सारे क्या आ जाते हैं? ये इकोलॉजिकल लेवल पे डाइवर्सिटी है, मतलब ये बड़े लेवल पे डाइवर्सिटी है। सबसे पहली डाइवर्सिटी कहां पर होती है? जीन्स लेवल में। मान देखो, सुनो, मैं, आप सब, चाइनीज, अमेरिकन, सब होमोसेपियंस आते हैं, स्पीशीज एक है बट हम सब में डाइवर्सिटी है ना। वो कौन सी डाइवर्सिटी आ गई? वो आ गई जेनेटिक डाइवर्सिटी। फिर हम अलग स्पीशीज हैं, मतलब मान लो हम सारे एक जगह पे रह रहे हैं, हम इंसान
एक स्पीशीज आ गई, हमारे साथ मान लो टाइगर भी रह रहे हैं, वो एक स्पीशीज आ गई, गोट भी रह रही है, वो एक स्पीशीज आ गई। तो जो स्पीशीज में डाइवर्सिटी आ जाती है दैट इज नोन एज स्पीशीज डाइवर्सिटी। और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हम डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स में रह रहे हैं, हमारी अपने अपनी हैबिटेट में डाइवर्सिटी है। मान लो जो स्पीशीज जो है डेजर्ट में पाई जाएंगी वो रेन फॉरेस्ट में नहीं होंगी मेनली, तो ये आ गई इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मतलब इन्वायरमेंट के बेसिस में जो डाइवर्सिटी आ रही है दैट इज नोन एज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब बच्चों को इनमें हमेशा कंफ्यूजन रहती है और बच्चे इसकी वजह से यहाँ पर गलतियां करते हैं, बट तुम लोग गलतियां नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें मैंने अच्छे से ये समझा दी है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया एक तरह की डाइवर्सिटी, एक तरह का तरीका है डाइवर्सिटी को डिवाइड करना। एक और तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है अल्फा, बीटा, और बच्चे यहां पर गलती करते हैं, और गामा डाइवर्सिटी क्या होती है। अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी। देखो अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जो डाइवर्सिटी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर होती है, ठीक है, विद इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम। तो एक इकोसिस्टम मतलब एक, मान लो मैं एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करूं, एक्वेटिक इकोसिस्टम के एक इकोसिस्टम के अंदर जो डाइवर्सिटी होगी, मतलब वहां पे फिश अलग है, दूसरी स्पीशीज अलग है, तो विद इन अ इकोसिस्टम जो डाइवर्सिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा डाइवर्सिटी, ठीक है। अगर मैं बोलूं बिटवीन टू इकोसिस्टम, दो इकोसिस्टम है, मान लो एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है, एक साथ में मैंग्रोव इकोसिस्टम है, उन दोनों इकोसिस्टम के बीच में बिटवीन टू इकोसिस्टम जो डाइवर्सिटी होगी उसको हम क्या बोलते हैं, बीटा डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं, बीटा डाइवर्सिटी। और गामा डाइवर्सिटी क्या होती है, मान लो आपका ओवरऑल डाइवर्सिटी डिफरेंट इकोसिस्टम में, तो अब बहुत सारे, देखो अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूं, एक इन्वायरमेंट में डिफरेंट इकोसिस्टम्स हो सकते हैं, तो उन डिफरेंट इकोसिस्टम में जो डाइवर्सिटी है एक इन्वायरमेंट के अंदर, उन डिफरेंट इकोसिस्टम मतलब दो से ज्यादा इकोसिस्टम में जो डाइवर्सिटी आ जाती है विद इन एन इन्वायरमेंट, उसको हम बोलते हैं गामा डाइवर्सिटी। ये लेवल बाय लेवल बढ़ रहा है। अल्फा डाइवर्सिटी होता है विद इन एन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का होना, बीटा होता है विद इन टू इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का होना, और गामा होता है डिफरेंट इकोसिस्टम एक इन्वायरमेंट के अंदर जो होते हैं उनमें जो वैरायटी होती है, उनमें जो डाइवर्सिटी होती है उसको हम बोलते हैं गामा डाइवर्सिटी, ठीक है। सर हमें कुछ समझ नहीं आया, क्या पढ़ाए जा रहे हो आप, मैं रिवाइज करवाता हूं, अब रिवीजन के बाद तुम्हें कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। देखो यार, पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, ऐसे भागने का कोई फायदा नहीं है। और कुछ मुझे ऐसे बच्चे बोलते हैं ना कि मतलब सर इसके वो अच्छे से पढ़ने नहीं हो रहा, अच्छा साफ लिखा करो दिस दैट। भाई तुम्हें पढ़ने के लिए हजारों किताबें हैं, हजारों नोट्स तुम्हारे पास होते हैं, बट तुम लोगों को समझ नहीं होती है। और लिख लिख के क्या करोगे यार, पेपर निकालना तो स्मार्टली काम किया करो, समझने वाली चीजों पे थोड़ा फोकस किया करो। मैं जानता हूं कि मेरी हैंड राइटिंग इतनी साफ नहीं है, वो तो मैं बोलता हूं मेरे हाथ ही गंदे हैं, वो इससे साफ नहीं हो सकते, बट मेरे को ये होता है कि तुम्हें मैं कंसेप्ट समझाऊं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते, थोड़ा स्मार्टली भी काम किया करो, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इन बातों में क्योंकि लेक्चर नहीं हो पाएगा। देखो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होना, मतलब किसी एक एरिया में डिफरेंट प्लांट्स पाए जाएं, डिफरेंट एनिमल्स पाए जाएं, डिफरेंट माइक्रोब्स पाए जाएं, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। किसी एरिया में बायोडाइवर्सिटी के फायदे हैं। अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं, अगर मान लो आर्टिक में भी एक ही तरह का इंसान हो और जो ह्यूमन जो अफ्रीका में रह रहा है वो भी एक ही तरह का होगा, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, थोड़े उनमें वेरिएशन होना जरूरी। इसलिए बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही हम इन्वायरमेंट हार्शनेस में भी रह सकते हैं, ठीक है। और WHO बोलता है कि स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवननेस के बेसिस में आप बायोडाइवर्सिटी बता सकते हो। स्पीशीज रिचनेस का मतलब है कितनी स्पीशीज किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जा रही है, 10 स्पीशीज पाई जा रही है, 15, 20, ये आपको पता होना चाहिए। और इवननेस का मतलब होता है कि जो स्पीशीज वहां पर पाई जा रही है उनकी बेसिकली अबंडेंस कितनी है। मान लो अगर वहां पर टाइगर पाए जा रहे हैं तो कितने टाइगर पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है स्पीशीज। इन दोनों के बेसिस हम कहीं पर बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करते हैं। फिर मैंने आपको बोला हम तीन तरह से डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करते हैं। एक होती है स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्पीशीज एक होता है जेनेटिक, और दूसरा आ गया इकोलॉजिकल। सबसे पहले होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी, मतलब जीन्स में डाइवर्सिटी होना। जैसे होमोसेपियंस इंसान हैं, वो इंडिया के अलग हैं, अमेरिका के अलग हैं, चाइना के अलग हैं, उनके जीन्स अलग हैं, दिखते अलग हैं, वो जेनेटिक डाइवर्सिटी आ गया। स्पीशीज डाइवर्सिटी मतलब वो तो हमने अभी पढ़ लिया, स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवननेस के बेसिस में हम देखते हैं कि स्पीशीज डाइवर्सिटी कितनी है, ठीक है। मतलब एक स्पीशीज का दूसरी स्पीशीज में क्या डाइवर्स है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है एक इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट तरह के हैबिटेट एग्जिस्ट करते हैं, तो वो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह यही कंसेप्ट जब इकोसिस्टम के अंदर पढ़ते हैं तो उसमें हम इसको डिवाइड कर देते हैं अल्फा, बीटा और गामा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी मतलब होता है एक इकोसिस्टम के अंदर क्या वेरिएशन है, दो इकोसिस्टम के अंदर क्या वेरिएशन है उसको बोलेंगे बीटा डाइवर्सिटी, और एक इन्वायरमेंट के अंदर जो डिफरेंट इकोसिस्टम है उनमें क्या वैरायटी है उसको हम बोलेंगे गामा डाइवर्सिटी। मतलब एक छोटा लेवल है, फिर उससे बड़ा लेवल, फिर उससे बड़ा लेवल, इस तरह से हम इन तीनों को डिफरेंशिएट करते हैं। आई होप इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
दिस इज क्लियर, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं इंडिया की बायोडाइवर्सिटी का क्या स्टेटस है। देखो ये लेक्चर जब खत्म होगा ना तुम्हें सब कुछ क्लियर होगा बायोडाइवर्सिटी, और लास्ट में COP30 भी करके जाएंगे, वहां से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, क्या इंडिया की बायोडाइवर्सिटी किस तरह की है, ठीक है, क्या इंडिया बायोडाइवर्स नेशन है या नहीं है, वो सारा इंडिया का स्टेटस हम देखेंगे। देखो सबसे पहली बात हमने क्या किया हुआ है, हमने वर्ल्ड को डिवाइड किया हुआ है मेगा डाइवर्स कंट्रीज में। किस में डिवाइड किया हुआ है? मेगा डाइवर्स कंट्रीज में, मतलब कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो उनको हम बोलते हैं मेगा डाइवर्स कंट्रीज, ठीक है। एट प्रेजेंटली माना जाता है कि टोटल 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं, ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, कोलंबिया, इक्वेडोर, यूनाइटेड स्टेट्स। मैं सबके नाम नहीं बताऊंगा, बट आपको ये याद रखना है उसमें इंडिया भी आता है। तो सबसे पहला फैक्ट आपको याद रखना है, इंडिया इज वन ऑफ द मेगा डाइवर्स कंट्रीज, ठीक है। मेगा डाइवर्स कंट्रीज जो है इंडिया उसमें आता है बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि इंडिया की एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिच बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा एंडेमिक स्पीशीज पाई जाती हैं। अब ये जो टोटल 17 है ना, ये 17 जो कंट्रीज हैं ये पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 10% एरिया है इनके पास, मतलब लैंड 10% है, बट 70% जो है जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो इन्हीं 17 कंट्रीज में, इसलिए इनको मेगा डाइवर्स कंट्रीज कहते हैं, ठीक है। उनमें इंडिया है। तो सबसे पहला फैक्ट आपने ये याद रखना है, इंडिया इज वन ऑफ द मेगा डाइवर्स कंट्री, वन ऑफ 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज में इंडिया भी आती है, ठीक है। अब इंडिया की बात करते हैं, इंडिया का क्या है। सबसे पहली बात, इंडिया का कितना लैंड एरिया है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इंडिया का लैंड एरिया जो है वो 2.4% है वर्ल्ड का, ठीक है, 2.4% हमारा लैंड एरिया, ठीक है। 2.4% लैंड एरिया में हमारा जो 24.62% जो एरिया है वो फॉरेस्ट और ट्री कवर के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। ये जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ ये आपको याद रखना है, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इंडिया में 7 to 8% रिकॉर्डेड स्पीशीज हैं वर्ल्ड की, 7 to 8% ऑफ रिकॉर्डेड स्पीशीज। ये तो जो हमने रिकॉर्ड किया, अब जो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया उसका भी हिसाब नहीं है। तो हमारे पास अभी 7 to 8% जो है रिकॉर्डेड स्पीशीज हैं वर्ल्ड की, ठीक है। और हमारे पास जो ये जो इंडिया में जो एरिया है ना, इसमें 18% हम ह्यूमन पॉपुलेशन को भी होल्ड करते हैं, बट वो तुम्हें नहीं याद रखना है। फिर इंडिया में माना जाता है कि 91,000 जो स्पीशीज हैं वो किसकी पाई जाती हैं? एनिमल्स की। कितनी स्पीशीज पाई जाती हैं एनिमल्स की? 91,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स इंडिया में पाई जाती हैं। और 45,500 स्पीशीज जो है, जो हमने रिकॉर्ड किए अभी, ऐसे तो बहुत होंगी, स्पीशीज किसकी पाई जाती हैं? प्लांट्स की, ठीक है। ये आपको फैक्ट्स याद रखने हैं सारे, ठीक है। और इंडिया में ये जो सारी स्पीशीज पाई जाती हैं इसमें कितने एंडेमिक है? एंडेमिक वो होती हैं जो सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। माना जाता है कि 12.6% जो है मैमल्स, ठीक है, याद रखना फैक्ट, 12.6% मैमल्स, ठीक है। उसके बाद 4.5% बर्ड्स, 4.5% बर्ड, थोड़ा रफ आइडिया इनका ले लो, ठीक है। 45.8% रेप्टाइल्स, ठीक है, रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले, ठीक है। 55.8% जो है एम्फीबियंस, वो क्या एम्फीबियंस आगे एम्फीबियंस। और 33% जो है इंडियन प्लांट्स की बात करूं, इंडियन प्लांट ये एंडेमिक है, मतलब इंडिया में खुद पाए जाते हैं, ठीक है, इंडिया में ही पाए जाते हैं। एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती है जो किसी एक रीजन में ही स्पेसिफिकली पाए जाते हैं, तो उसको एंडेमिक कहते हैं। तो ये आपको इंडिया की बायोडाइवर्सिटी के बारे में कुछ चीजें मैंने बताई। क्या बताई सर? वापस बताओ। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि हमारे वर्ल्ड में कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनको हम बोलते हैं मेगा डाइवर्स कंट्रीज, जहां पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। ये जो कंट्रीज है ना, 17 कंट्री, ये 10% वर्ल्ड का एरिया लेती है सिर्फ, और 70% वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी इन्हीं में है। इसमें इंडिया भी आती है। और इंडिया का लैंड एरिया 2.4% है, 24.62% हमारा एरिया फॉरेस्ट और ट्री कवर के अंदर है, 7 से 8% हमारी रिकॉर्डेड स्पीशीज हैं, 91,000 हमारे पास एनिमल्स की स्पीशीज हैं, और 45,500 स्पीशीज जो है प्लांट्स के। और मैंने आपको कुछ बता दिया, जो रेप्टाइल जो ये सारे हैं ये एंडेमिक है, और इसमें आपको याद रखना है 33% जो इंडियन प्लांट्स हैं वो एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब है जो इंडिया में ही पाए जाते हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहां पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक चीज होती है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। देखो सब कुछ पढ़ के जाएंगे यार, सब कुछ पढ़ के जाएंगे, इस बायोडाइवर्सिटी को कैसे प्रोटेक्ट करना है वो भी देख के जाएंगे। अब पहले देखो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किस चीज को बोला जाता है। देखो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या बोला जाता है, पहली बात तो ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये टर्म किसने दी थी? नॉर्मन मेयर ने। किसने दी थी? एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था नॉर्मन मेयर। कई बार तो डायरेक्टली पूछा जाता है किसने दिया था, ठीक है। उसने बोला था कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वो एरियाज होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा स्पीशीज की रिचनेस है, एंडेमिज्म भी है, और जहां पे हैबिटेट लॉस का खतरा है, ठीक है। तो बेसिकली एक कन्वेंशनल क्या, एक याद रखना, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, ठीक है,
कौन आपको बोलेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन डिक्लेयर करता है, तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल ये डिक्लेयर करता है, ठीक है। हम नॉमिनेशन भेजते हैं और ये डिक्लेयर करता है, कंजर्वेशन इंटरनेशनल जो है ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करता है। एट प्रेजेंटली जो वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं कितने हैं, 36 हैं। कितने हैं, 36। इंडिया में कितने हैं, 4। इंडिया में कितने हैं, 4। इंडिया में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, 4, ठीक है। अब एक कंजर्वेशन इंटरनेशनल किस एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलता है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक कंजर्वेशन इंटरनेशनल किस एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलता है, ठीक है। ये उस एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलता है जहां पर एटलीस्ट, ये फैक्ट आपको याद रखना है, डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगी, एटलीस्ट 1500 स्पीशीज, वहां पर 1500 स्पीशीज किसकी, ऑफ वेस्कुलर प्लांट। तो वेस्कुलर प्लांट्स की 1500 स्पीशीज, वेस्कुलर प्लांट्स की 1500 स्पीशीज एटलीस्ट क्या होनी चाहिए, एंडेमिक, मतलब सिर्फ उसी रीजन में पाई जानी चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट ये आपको याद है, वो एंडेमिक होनी चाहिए। दूसरा क्या है, इसकी जो है एटलीस्ट जो इसकी क्या है 70% जो है, 70% जो है इसका ओरिजिनल हैबिटेट जो है वो लॉस होने चाहिए, ओरिजिनल हैबिटेट लॉस होना चाहिए। मतलब 70% ये लॉस कर चुका है ओरिजिनल हैबिटेट, मतलब सिर्फ 30% इसका हैबिटेट बच चुका है, ठीक है। तो उन एरियाज को ये मतलब थ्रेटेंड है एरिया कोई भी, और जिसमें 1500 एटलीस्ट वेस्कुलर प्लांट्स की स्पीशीज एंडेमिक पाई जाती हैं, उनको ये डिक्लेयर कर देते हैं एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और टोटल वर्ल्ड में 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, और इंडिया में कितने पड़ते हैं, 4। अब आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा, इंडिया में जो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं वो कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे इंडिया का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आता है हमारा हिमालय वाला रीजन, ठीक है। हमारे हिमालयाज में कौन कौन सा रीजन आता है, हिमालय में पूरी हिमालय बेल्ट, इसमें खाली इंडिया नहीं आता है, इसके साथ साथ हिमालय का जो पाकिस्तान वाला एरिया है, नेपाल का एरिया, इंडिया का तो है ही है, उसका भूटान का एरिया जो है, ठीक है, चाइना का एरिया भी है, म्यांमार का एरिया भी, ये सारा आता है हिमालयन बेल्ट, बट इंडिया भी इसमें आता है, तो इसलिए हम इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में इंडिया का काउंट करते हैं, ठीक है। सेकंड, इंडिया और म्यांमार वाला जो रीजन है, इंडो बर्मा, ठीक है, इसमें भी कोई एक छोटा एरिया नहीं है, पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, साउदर्न चाइना, ये सारा इंडो बर्मा के अंडर आ जाता है। तीसरा आ जाता है सुंडालैंड। आपको जेकेएसएसबी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था सुंडालैंड में क्या क्या आता है, देखो सुंडालैंड में आ जाते हैं, इंडिया का आता है निकोबार ग्रुप। कौन सा, निकोबार। इंडिया का जो अंडमान ग्रुप है ना वो इंडो बर्मा में आता है, जो इंडिया का जो निकोबार ग्रुप है ना वो किस में आता है, सुंडालैंड में। किस में आता है, सुंडालैंड में, इंडिया का निकोबार ग्रुप, ठीक है। उसको छोड़ के इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनाई, फिलीपींस वो आता है। और चौथा है हमारे वेस्टर्न घाट्स, क्या, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका वाला एरिया। तो इंडिया के ये 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है। श्रीलंका। सर क्या पढ़ाए जा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब सिर के ऊपर से जा रहा है, अभी सिर के अंदर एडजस्ट करते हैं आपकी चीजों को। देखो हम पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की टर्म जो है नॉर्मल मेयर ने कही थी। इसने कहा कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनमें स्पीशीज रीजनल बहुत ज्यादा है और वो वहां पर एक्सटिंक्शन हो रही है, स्पीशीज की हैबिटेट लॉस हो रहा है, ऐसे एरिया को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने इसकी नॉर्मल मेयर की बात मानी और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करना शुरू किया। टोटल 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं वर्ल्ड में और 4 हैं इंडिया में। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हम किस चीज को डिक्लेयर करते हैं, जिस भी एरिया में 1500 स्पीशीज से ज्यादा एटलीस्ट 1500 स्पीशी वेस्कुलर प्लांट्स के एंडेमिक हो, मतलब वहां पर हाई परसेंटेज ऑफ प्लांट लाइफ है। और दूसरा, जहां पर 30% या उससे कम ओरिजिनल नेचुरल हैबिटेट बच चुकी है, मतलब 70% से ज्यादा ओरिजिनल हैबिटेशन लॉस्ट हो चुकी है, उस एरिया को हम क्या डिक्लेयर कर देते हैं एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। जो इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो कौन से, हिमालयाज वाला रीजन, इंडो बर्मा, फिर हमारा सुंडालैंड और फिर हमारे वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका वाला रीजन आ जाता है। इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में, ठीक है। सर आपने बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी का पढ़ा दिया, अब थोड़ा टॉपिक को स्विच करो, कुछ ऐसी चीजें बताओ कि हम थोड़ा बायोडाइवर्सिटी से हटें। अब मैं जो तुम्हें बता दूं ना, कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जहां से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, वो इस बायोडाइवर्सिटी के साथ ही इंटरलिंक चीजें, और तुम्हें कोई नहीं बताएगा, मैं बता देता हूं क्योंकि क्वेश्चन आया तो कर लोगे। सबसे पहली बात, अगर एग्जाम में आपको आ जाए की स्टोन स्पीशीज क्या होती है, की स्टोन स्पीशीज, ठीक है। अगर कहीं भी एग्जाम में की स्टोन स्पीशीज पूछे, देखो की स्टोन स्पीशीज वो स्पीशीज होती है जिसके किसी भी इकोसिस्टम में आने या उसके लॉस होने से किसी भी और स्पीशीज को इफेक्ट हो सकता है, उसको हम बोलेंगे कीस्टोन स्पीशीज। अगर कीस्टोन स्पीशीज खत्म हो जाएगी तो इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मान लो आपका लाइन है, ठीक है, अगर मान लो लाइन एक कीस्टोन स्पीशीज, आपका टाइगर एक कीस्टोन स्पीशीज, आपका एलिफेंट एक कीस्टोन स्पीशीज है, ठीक है। अगर लाइन नहीं रहेगा, अगर लाइन नहीं रहेगा तो भाई उसको खाने, जो जिनको वो खाता था वो स्पीशीज तो इफेक्ट होगी ना। तो कीस्टोन स्पीशीज वो स्पीशीज आ जाती हैं, ध्यान से सुना, कीस्टोन स्पीशीज वो स्पीशीज आती हैं जिनका एक इकोसिस्टम में आना और एक इकोसिस्टम से बाहर निकलने की वजह से मेजर चेंज आ सकता है बाकी स्पीशीज के, उनको बोलते हैं कीस्टोन स्पीशीज, ठीक है।
फिर दूसरा आपको एग्जाम में आता है व्हाट इज इंडिकेटर स्पीशीज। ठीक है, इंडिकेटर, देखो इंडिकेटर स्पीशीज वो स्पीशीज होती है जो बताता है कि उस एरिया की इन्वायरमेंट कंडीशन कैसी है। ठीक है, क्या उसका इन्वायरमेंट हेल्दी है या नहीं है, इन्वायरमेंटल कंडीशन किसी एरिया की कैसे है। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको जो जेकेएसबी क्वेश्चन पूछता है लाइकन की पूछता है। देखो लाइकन क्या है, मैंने आपको बताया एल्गी और फंजाई के कॉम्बिनेशन। लाइकन जिस जगह में पाए जाते हैं इसका मतलब समझ लो वहां पर एक्सीलेंट एयर क्वालिटी है और लो लेवल ऑफ पोल्यूशन है, बट जहां पे नहीं पाए जाते हैं तो वहां पर इसका उल्टा है। ठीक है, तो ये एक तरह से इंडिकेटर है कि वहां का इन्वायरमेंट कैसा है। फिर एंडेमिक स्पीशीज मैंने आपको बता दी। एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए, जैसे हैंगुल। तो हैंगुल एंडेमिक है हमारे एरिया में। ठीक है, हैंगुल एंडेमिक है टू यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख, तो एंडेमिक है। ठीक है, फिर ये आपको पता है जैसे वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं लाइन टेल्ड मकाओ। वेस्टर्न घाट्स में कहाँ पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स में क्या पाए जाते हैं, लाइन टेल्ड मकाओ। तो ये वेस्टर्न घाट्स में ही पाए जाएंगे। तो लाइन टेल्ड मकैक, तो ये बेसिकली कहाँ पाए जाएंगे, वेस्टर्न घाट। तो ये यहाँ के एंडेमिक हैं। जैसे फ्लाइंग स्क्विल जो है ईस्टर्न घाट्स में पाई जाएगी। नीलगिरी तहल वेस्टर्न घाट्स का एंडेमिक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर एक और चीज होती है जो आपको पता होनी चाहिए, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। क्या, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। इन्वेजिव एलियन, कई बार क्या होता है हम बाहर से कोई स्पीशीज लाते हैं और अपने एरिया में ग्रो करवाते हैं, मान लो कोई प्लांट की स्पीशीज लाई, बट उसकी वजह से क्या होता है जो वहां की नेचुरल स्पीशीज है वो खत्म हो जाती है। जैसे हमने लैंटना लाया ना, लैंटना जहां जहां हमने ग्रो किया ना वहां पे सब कुछ खत्म होना शुरू हो गया। तो ये एक तरह का इन्वेजिव स्पीशीज है, क्योंकि इतने जल्दी मल्टीपल ग्रो करती है कि बाकी सारी स्पीशीज वहां की खत्म हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। दिस इज क्लियर। फिर एक होती है अम्ब्रेला स्पीशीज। क्या होती है, अम्ब्रेला स्पीशीज। अम्ब्रेला स्पीशीज वो स्पीशीज होती है कि जिस स्पीशीज को अगर हम प्रोटेक्ट करेंगे ना तो उसके साथ डिफरेंट छोटी मोटी स्पीशीज भी प्रोटेक्ट हो जाते हैं। जैसे मान लो हमने अगर प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया, टाइगर को प्रोटेक्ट करना शुरू किया ना, तो टाइगर के सामने लेपर्ड भी प्रोटेक्ट हो गया, एंटीलॉप मंकीज भी प्रोटेक्ट हो गए। तो मतलब ये अम्ब्रेला स्पीशीज आ गई टाइगर। मतलब जिसको आप प्रोटेक्ट करोगे तो साथ में और स्पीशीज प्रोटेक्ट हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद एक होती है फाउंडेशन स्पीशीज। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं सर ये तो कभी पूछा नहीं गया है। ठीक है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये एसएससी यहाँ से पूछती है क्वेश्चन में, तभी तुम्हें भी पढ़ा रहा हूं। देखो फाउंडेशन स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो किसी भी इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर है, मतलब जिन पे प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूस कर रहा है, तो इन्हीं पे तो पूरा इकोसिस्टम डिपेंड है। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं कोरल्स, कोरल रीफ वाले एरिया में अगर कोरल्स ही नहीं होंगे तो वहां पर क्या इकोसिस्टम होगा। तो कोरल्स एक फाउंडेशन स्पीशीज है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर एक टर्म हम बायोडाइवर्सिटी जब भी पढ़ते हैं, जब तक हम ये टर्म नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें हमारी कंप्लीट नहीं हुआ टॉपिक। बायोपायरेसी। बायोपायरेसी का मतलब क्या होता है, देखो बायोपायरेसी का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, बायोपायरेसी का मतलब होता है कि मतलब किसी भी एरिया की ट्रेडिशनल नॉलेज या उसकी जेनेटिक रिसोर्सेज को उसकी परमिशन के बिना वहां से ले लेना, उसको बोलते हैं बायो मतलब लिविंग पायरेसी। मान लो देखो इंडिया की ट्रेडिशनल नॉलेज है आयुर्वेदा, उसका कंसेप्ट कोई और यूज करे और इंडिया को ड्यू क्रेडिट ना दे तो वो होगी एक बायो पायरेसी। ठीक है, इससे एक इसके साथ एक प्रोटोकॉल भी जुड़ा हुआ है, नागोया प्रोटोकॉल। क्या है, नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल क्या कहता है, नागोया प्रोटोकॉल किसके ऊपर है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। किस पे है, टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मतलब ये क्या कहता है, ये कहता है कि जितने भी हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की वजह से जो भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो भी उससे प्रोड्यूस होता है उसका फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग बेनिफिट होना चाहिए। ये नहीं है कि उसको एक ही कम्युनिटी यूज करे, सबको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। ये कौन सा प्रोटोकॉल है, नगोया प्रोटोकॉल। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको क्या जाना है, आपको मैराथन सेशन वाली प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पर कंप्लीट मैराथन सेशन वाली प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर आपको एक वीडियो मिलेगी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल। इंपॉर्टेंट कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है ना तो वो देख लेना, क्योंकि आपके पेपर में वहां से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। जो भी इन्वायरमेंट रिलेटेड जितने भी कन्वेंशन या प्रोटोकॉल हुए हैं, UNFCCC हुआ या जो भी हुआ है, वो सारे मैंने एक वीडियो में पढ़ाया, तो उसको कवर कर लेना। ठीक है, मैं शेयर भी कर दूंगा इसको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे। ठीक है, उसको भी ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हमने क्या क्या देखा, हमने सबसे पहले पढ़ा सर की स्टोन स्पीशीज। की स्टोन स्पीशीज वो स्पीशीज होती है जो एक इन्वायरमेंट के ऊपर, जिसके आने इकोसिस्टम के अंदर जिसके आने और जिसके लॉस होने पे बाकी स्पीशीज में इफेक्ट पड़ता है। इंडिकेटर स्पीशीज वो स्पीशीज होती है जो किसी भी इन्वायरमेंट की हेल्थ के बारे में बताती है, वो अवेलेबल है तो हेल्थ अच्छी है, नहीं है तो अच्छी नहीं है। एंडेमिक स्पीशीज जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, जैसे हैंगुल जो है वो ऊपर नॉर्थ में पाए जाते हैं, हमारे वेस्टर्न घाट में लाइन टाइल मकैक नीलगिरी तहर पाए जाते हैं, ईस्टर्न हिमालयज में हमारे रेड पांडास पाए जाते हैं, ईस्टर्न घाट में हमारे फ्लाइंग स्क्विल या सिवर
फिट पाया जाता है, ठीक है। ये आगे कौन से हमारे पास एंडेमिक से। इन्वेसिव एलियन स्पीशीज वो स्पीशीज आ जाती हैं जो एक बार आएंगी, मल्टीपली ग्रो करती हैं और वहां पर बाकी चीजें ग्रो नहीं होती, जैसे लैंटना, ठीक है। अम्ब्रेला स्पीशीज मतलब अगर इसको प्रोटेक्ट कर लिए तो छोटी मोटी साथ में प्रोटेक्ट हो जाएंगी। फाउंडेशन स्पीशीज जिनके ऊपर पूरा इकोसिस्टम डिपेंड करता है, उनकी फाउंडेशन पूरी हुई है, जैसे मैंने आपको कोरल बता दिया। फिर फॉरेस्ट में कैल्प, फॉरेस्ट में कैल्प ही नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ये चीजें तुम्हें सारी समझ आ गई है, ठीक है यार। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम लोगों को समझने में, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का लॉस, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं। देखो ये जो हमारी अभी स्टेज चल रही है लाइफ की, इसको हम बोलते हैं सिक्स्थ एक्सटिंक्शन, ठीक है। हमारी 5 एक्सटिंक्शन पहले हो चुकी है, ये सिक्स्थ एक्सटिंक्शन। तो सिक्स्थ एक्सटिंक्शन इसको क्यों बोलते हैं, इसलिए बोला जाता है सिक्स्थ एक्सटिंक्शन क्योंकि ये एंथ्रोपोजेनिक रीजन है, मतलब हमारे ह्यूमंस की वजह से, ह्यूमंस की गलतियों की वजह से हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो खत्म हो रही है। जैसे मान लो अमेजॉन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट थे, उनको लंग्स ऑफ द प्लैनेट बोला जाता था, अब हम उसको काट रहे हैं सोयाबीन ग्रो करने के लिए, या हम वहां पर कुछ और कैटल को चराने के लिए जगह बना रहे हैं, तो हम उसको खत्म कर रहे हैं। अमेजॉन फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, जिनको लंग्स ऑफ द प्लैनेट बोलते हैं। प्लैनेट की सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वहीं पे सोक इन होती थी। तो बेसिकली ये जो सिक्स्थ एक्सटिंक्शन हो रही है ना, ये 1000 टाइम फास्टर है जो पहले एक्सटिंक्शन हुई है। मतलब हम अपनी स्पीशीज को खत्म कर रहे हैं। जिस हिसाब से हम अपनी स्पीशीज को खत्म कर रहे हैं, आधी जो स्पीशीज है ना, इतनी जितनी अभी स्पीशीज अवेलेबल है, उससे आधी स्पीशीज जो है नेक्स्ट 100 सालों में खत्म हो जाएंगी। तो सोचो हमारी बायोडाइवर्सिटी कितनी जल्दी से खत्म हो रही है। अब हमें यह पढ़ना है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो हमारी बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने के कॉजेज क्या है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये आपको पता होना चाहिए। यहां से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखो जरूरी नहीं है कि खाली ह्यूमन बीइंग जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कुछ नेचुरल रीजंस भी हैं। नेचुरल रीजंस की वजह से भी जो है आपकी बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है। मान लो कहीं पे फॉरेस्ट फायर लगी, नेचुरल वे में लगी, कहीं पे वॉल्केनो इरप्ट हो गया और कुछ हो गया, ठीक है। बट ये जो नेचुरल रीजंस होते हैं ये टेम्परेरी हैं। हमारे इन्वायरमेंट में जो भी नेचुरल रीजन है वो टेम्परेरी है। मान लो अगर कहीं पे वॉल्केनो है तो वो जगह क्लियर होगी, थोड़ी देर का इकोलॉजिकल सक्सेशन हमने पढ़ा है इकोसिस्टम वाला टॉपिक, वहां पर एक नए ट्री ग्रो हो जाएगा। बट हम जो एंथ्रोपोजेनिक रीजन है ना वो ज्यादा खतरनाक है, उनकी वजह से नेचुरल रीजन जो है वो टेम्परेरी होता है, बट एंथ्रोपोजेनिक रीजन की वजह से हम इसको अपनी बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर रहे हैं, ठीक है। वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। कैसे खत्म कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम जो है हैबिटेट लॉस कर रहे हैं, ठीक है। हैबिटेट लॉस कर रहे हैं, अभी मैं पढ़ाऊंगा सारे क्या होता है हैबिटेट लॉस, ठीक है। फिर हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, ठीक है, हमारे जंगलों का ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं हम, ठीक है। ये भी एक तरह का हम, फिर हम एलियन स्पीशीज ला रहे हैं, तो जिसकी वजह से वहां पर जो नेचुरल स्पीशीज हैं वो खत्म हो रही है। तो ये आपको कुछ पता होना चाहिए। जैसे हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब, देखो मान लो क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, हम बड़े बड़े रोड्स बना रहे हैं, ठीक है। हमने रोड बना दी बहुत सारी जंगल के बीच में, अब जंगल के उधर वाले जानवर इधर नहीं आ पा रहे, तो उसका जो हैबिटेट है वो खत्म हो गया ना। तो हैबिटेट लॉस होने की वजह से वो स्पीशीज खत्म होगी। हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन करें, हम जंगलों को ओवर एक्सप्लॉइट करें, पेड़ों को बहुत ज्यादा लेवल पे काट रहे हैं तो वो खत्म है, उसे भी तबाह हो रहे हैं। एलियन स्पीशीज को अगर बाहर से ला रहे हैं तो उसकी वजह, जैसे लैंटना लाया हमने, यूकलिप्टस लाया था, जिसकी वजह से वहां की सारी स्पीशीज खत्म होगी। तो ये सारे कुछ एंथ्रोपोजेनिक रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दीज आर द टॉपिक्स अबाउट द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आई होप आपको ये टॉपिक थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। अगर समझ आ रहा है ना तो इट हार्डली टेक्स अ सेकंड टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। अगर पढ़ने में मजा आ रहा है, पिछले 6-7 दिन से लगातार आपकी साइंस की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हमने, ये कोई पहला सेशन नहीं है आपका, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था, मैंने आपको पढ़ाया था लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मैंने एक सेशन में पढ़ाया, सोर्सेज ऑफ एनर्जी मैंने एक सेशन में पढ़ाया, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम वाला कंपोनेंट एक सेशन पढ़ाया। तो आज हम बायोडाइवर्सिटी देख रहे हैं। इसके बाद आपके पोल्यूशन या जो भी टॉपिक्स होंगे जो आप कमेंट सेक्शन में लिखते हो, मैं वही उठा के पहले करवाने की कोशिश करता हूं। ये सेशन आपके पूरे मैराथन सेशन पे प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हो। और खाली ये नहीं है, आपको अवेकनिंग क्लासेस में जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, आप उस टॉपिक का नाम लिखा गया अवेकनिंग क्लासेस लिखो, आपको सेशन मिल जाएंगे। मान लो कोई जीके जम्मू कश्मीर की इसको दिक्कत है, जीके इंडिया में दिक्कत है, वो सारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। मान लो मैथ्स में वो लेक्चर पढ़े हुए हैं, कंप्यूटर है वो लेक्चर पढ़े हैं, इंग्लिश है वो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, आप उनको जाके देख सकते हो, सब यूट्यूब में अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट
अब मान लो हमने देख लिया कि हमने समझा हमारी बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हमें पता है कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमने ये भी देखा कि अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी क्या होती है, हमने देखा स्पीशीज रिचनेस, स्पीशीज जो है इवननेस क्या होती है, फिर हमने देख लिया स्पीशीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक, सब कुछ देख लिया। हमने देख लिया लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है, उसके रीजंस भी हमने देख लिए। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। तो यहाँ से एक कंसेप्ट निकलता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है, और जहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के आपके क्या क्या तरीके हैं, ठीक है। देखो, आप बायोडाइवर्सिटी को दो तरह से कंजर्व करते हैं। एक होता है इन सिटू कंजर्वेशन। क्या इन सिटू कंजर्वेशन मतलब जहां पर है वहीं पर प्रोटेक्ट करो उसको, ठीक है, उसको उठा के बाहर नहीं लाना। एक होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या करते हैं, हम स्पीशीज को, एक्स सिटू कंजर्वेशन स्पीशीज को वहां से उठा के बाहर लाते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन सिटू कंजर्वेशन में क्या क्या आता है और एक्स सिटू में क्या क्या आता है, ठीक है, और थोड़ा इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले हम इन सिटू में पढ़ते हैं कौन कौन से होते हैं। देखो, सबसे पहले आप क्या करते हैं, आपने देखा होगा कुछ एरियाज को, कुछ फॉरेस्ट को हम रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। इसकी वजह से वहां पर जो एक्टिविटीज हैं, ह्यूमन एक्टिविटी, वो कम हो जाती हैं, तो वो प्रोटेक्ट हो जाती हैं वहां पर जो स्पीशीज हैं। फिर हम कुछ एरियाज को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डिक्लेयर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिक्लेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो वहां से भी प्रोटेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम उठा के थोड़ी स्पीशीज को बाहर ला रहे हैं, उन एरियाज को ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दें तो वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे। फिर हम कुछ एरियाज को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर देते हैं। क्या डिक्लेयर कर देते हैं, नेशनल पार्क, इससे भी वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं, ये भी इन सिटू में आता है। फिर कुछ एरिया को हम बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर देते हैं, तो ये भी अपने एरिया में ही प्रोटेक्ट रहते हैं, तो इसका भी फायदा है, बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कुछ एरिया को कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर कर देते हैं। क्या डिक्लेयर कर देते हैं, कंजर्वेशन, ये डायरेक्टली एग्जाम में आएगा भाई, तभी पढ़ा रहा हूँ। कंजर्वेशन रिजर्व, या हम बोल सकते हैं कम्युनिटी रिजर्व, हम डिक्लेयर कर देते हैं, तो इससे भी वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक वे है किसी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना, उसके अपने इन्वायरमेंट में, हम उसको बाहर नहीं ला रहे हैं, उसको अपने इन्वायरमेंट में प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिर हम कुछ एरियाज को सैक्रेड ग्रुप्स डिक्लेयर करते हैं। सैक्रेड ग्रुप्स मतलब मान लो कुछ एरियाज हैं जिसकी कोई रिलीजियस इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं, तो इस तरह से वो प्लांट भी प्रोटेक्ट हो रहा है। मान लो कहीं पर तुलसी में या पीपल का पेड़ है, तो उसको प्रोटेक्ट करोगे ना, वो सब सैक्रेड ग्रुप्स में आते हैं, तो उनको अपनी लोकेशन में हम प्रोटेक्ट करते हैं। एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है, हम उसको वहां से उठा के बाहर लाते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे मान लो हमने जू बनाए, जूलॉजिकल पार्क, तो हम क्या करते हैं, कुछ एनिमल्स को जू में रखते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। फिर हमने कुछ बोटेनिकल गार्डन्स बनाए, जहां पर हम क्या करते हैं, कुछ प्लांट स्पीशीज को बोटेनिकल गार्डन्स में ला के रखते हैं, ठीक है। फिर हमने कुछ सीड बैंक्स बनाए, जहां पर हम सीड्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये सारे किस में आते हैं, ये सारे हमारे एक्स सिटू कंजर्वेशन में आते हैं। फिर हमारे पास कुछ वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स होते हैं। क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, जहां पे आप घूमते हो, तो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, ठीक है। तो ये भी एक तरह के क्या है, एक्स सिटू कंजर्वेशन में आते हैं, ठीक है। यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बायोडाइवर्सिटी का, कि इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है। इन सिटू होता है उसको अपनी जगह पे कंजर्व करना, एक्स सिटू होता है उसको उठा के बाहर ला के कंजर्व करना। इन सिटू में रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, सैक्रेड ग्रुप, ये सब आ जाते हैं। और एक्स सिटू में जूलॉजिकल पार्क, जू जिसे कहते हैं, देन वी हैव बोटैनिकल पार्क्स, सीड बैंक्स, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ये सारे यहाँ पर आ जाते हैं। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू, तुम्हें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सर आप पढ़ाते हो कि भागते हो, इसलिए भागता हूँ। देखो, तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम्हें मैं धीरे पढ़ाने में लग रहा हूँ तो 1.25 कर सकते हो, मैं तेज पढ़ाने में लग रहा हूँ 0.75 कर सकते हो, बट मेरे पास एक टॉपिक को देने के लिए एक ही दिन है। मैं एक टॉपिक को 2 दिन नहीं दे सकता। अगर मैं एक टॉपिक को 2 दिन दे दूंगा ना, तो तुम्हारा पूरा शेड्यूल खराब हो जाएगा, ठीक है। अभी भी ये साइंस की क्लासेस इसलिए आ रही है क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का पेपर थोड़ा आगे एक्सटेंड हो गया, तो मैंने सोचा कि साइंस जिस के सिलेबस में हम उसको कवर कर लेते हैं। इसको कवर करने के बाद मेरे को जूनियर असिस्टेंट के कोई टॉपिक्स मेरे रहते हैं, और वो बच्चे काफी दिनों से मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, अब मुझे वापस उन पर भी स्विच करना पड़ेगा। इससे कुछ बच्चों के एप्टीट्यूड रीजनिंग के भी मैसेजेस आ रहे हैं, वो भी मुझे देखना है, ठीक है। तो एक दिन एक सेशन एक टॉपिक पे होगा, 2 सेशन नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको थोड़ा, एक मेरे को ये होता है कि सारा इंपॉर्टेंट बताना है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ताकि बच्चे को कोई बाहर से ऐसी चीजें ना आए, उसको लगे आउट ऑफ द बॉक्स आ गया पेपर में, वो भी नहीं होना चाहिए, और साथ में एक ही सेशन में कवर करना है। तो थोड़ा मैं भागता ही रहता हूँ, ठीक है, इस चक्कर में, तुम्हारे चक्कर में। देखो, आपको ये सारे नहीं पढ़ने किसका क्या होता है, क्या कौन से रिजर्व पार्क में क्या होता है, दिस दैट ये वो, बट आपको कुछ चीज़ें पता होंगी। जैसे मैंने आपको जो सबसे पहले पढ़ाया रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, आपको एग्जाम में पूछ सकता है जो रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं उनको कौन डिक्लेयर करता है। देखो, सबसे पहली बात, एक नोटिफिकेशन निकाल जाती है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी भी एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर करती है, और इनको जो प्रोटेक्शन मिलती है वो किसके अंडर मिलती है। हमारा एक एक्ट है जिसको बोलते हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। क्या बोलते हैं, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। ये कब आया था, 1927 में, इसके तहत इनको प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है।
अब दूसरा हमने पढ़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या होता है, जहां पर भी इंडेंजर्ड स्पीशीज हमें लगे, हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करते हैं इनिशियली। बाद में हमें और प्रोटेक्शन चाहिए तो हम उसको किसके किसके अंदर नेशनल पार्क भी बना देते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जो है वो इशू करती है, तो कोई भी एरिया जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर हो जाता है। बट इसको जो प्रोटेक्शन मिलती है वो किसके अंदर मिलती है, हमारा एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वो कब आया था 1970। ये डेट से याद करो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था 1972। उसके तहत किसी भी एरिया को आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसको उसके तहत प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। इसी तरह जो एक टाइगर रिजर्व्स भी हमने डिक्लेयर करना शुरू किया, टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना, तो टाइगर्स रिजर्व को भी उतनी ही बेसिकली मिलती है जितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में प्रोटेक्शन मिलती है इंडेंजर्ड स्पीशीज को। और जो टाइगर रिजर्व जो है वो भी हम कैसे बनाते हैं, इसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही बनाते हैं। बट एक टाइगर्स की जो मॉनिटरिंग है वो कौन देखता है, एनटीसीए देखता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। तो ये देखता है, इसमें एक प्रोजेक्ट टाइगर हमने स्टार्ट किया उसके तहत। देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं वही चीजें पढ़ा रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिजर्व फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो कोई भी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है। कौन से एक्ट के तहत ये काम करता है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत काम करता है। टाइगर रिजर्व जो है वो एनटीसीए का काम है, इसको देखना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व। बट यहाँ पर भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ही चलता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली रूल्स चलते हैं। और प्रोजेक्ट टाइगर भी इसके रिलेटेड, टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। फिर हमने एक चीज पढ़ी, नेशनल पार्क। देखो नेशनल पार्क में क्या होता है, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरह है, बट ये रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है और इसको भी प्रोटेक्शन जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही मिलती है 1972। बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो राइट्स है ना, कुछ राइट्स मिलते हैं, थोड़े राइट, बट नेशनल पार्क में कोई राइट नहीं मिलता है। नेशनल पार्क जो सबसे ज्यादा है, मतलब समझ लो सबसे ज्यादा हार्ड प्रोटेक्शन जो है ना वो नेशनल पार्क में ही है, तो ये आपको डिक्लेयर कर देना है, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो वो नेशनल पार्क में तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ही देखता है। बट आपको सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है बायोस्फीयर रिजर्व। देखो बायोस्फीयर रिजर्व कोई छोटा मोटा एरिया नहीं होता है, कहीं ना कहीं दो दो स्टेट्स मिला के एक बायोस्फीयर रिजर्व भी हो सकता है, मतलब एक बहुत बड़ा एरिया को हम बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो हम डिजाइन करते हैं, देखो इंडिया में हम नॉमिनेट करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के लिए किसी भी एरिया को, और यूनेस्को, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का एक मैप प्रोग्राम है, क्या, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, उसके तहत हम किसी भी एरिया को एज बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। तो जब नेशनल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है ना किसी एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व, तो बाद में यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के तहत हम उसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, बायोस्फीयर रिजर्व में एक बहुत बड़ा एरिया होता है, इसमें तीन मेन एरियाज आपको याद रखना है। सबसे अंदर वाला जो एरिया होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, उसको बोलते हैं कोर एरिया। उसके बाहर वाला जो एरिया होता है वो होता है, उसको बोलते हैं बफर जोन। क्या बोलते हैं, बफर जोन। और सबसे बाहर वाला एरिया जो होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन जोन। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। देखो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन क्या होती है, कोर में। कोर इज जस्ट लाइक नेशनल पार्क, जैसे नेशनल पार्क में यहाँ पर कोई भी राइट अलो नहीं ना होते, तो कोर में कोई भी आपको राइट नहीं है। बफर जोन में थोड़े बहुत आपको राइट्स ह्यूमंस को अलो है, जैसे आप साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हो, मॉनिटरिंग कर सकते हो, एजुकेशन ट्रेनिंग कुछ भी कर सकते हो। और ट्रांजिशन एरिया में तो लोग रहते हैं, यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट भी होती है, लोग टिम्बर विम्बर कलेक्ट करते हैं, तो मतलब यहाँ पर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है। कोर में फुल प्रोटेक्शन है, बफर में थोड़ी प्रोटेक्शन है, और ट्रांजिशन में काफी प्रोटेक्शन, कोर में ज्यादा प्रोटेक्शन है, बफर में थोड़ी कम प्रोटेक्शन है, और ट्रांजिशन में बिल्कुल कम प्रोटेक्शन है। ट्रांजिशन में जो है ह्यूमन सेटलमेंट भी होती है और कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी रहती हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, टूरिज्म है, ये सब भी रहता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद और इंपॉर्टेंट हमने क्या पढ़ा, और उसके बाद हमने कंजर्वेशन कम्युनिटी रिजर्व, फिर हमने सैक्रेड ग्रूव्स का कंसेप्ट पढ़ा। सैक्रेड ग्रूव्स वो ऐसे तरह के फॉरेस्ट एरिया होते हैं जिनकी कुछ एंशिएंट सोसाइटी में कुछ रिलीजियस या कल्चरल इंपॉर्टेंस है, उससे हम प्रोटेक्ट करें। जैसे अरावली हिल्स में राजस्थान में हम जंगलों को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे खासी जयंती हम मेघालय में प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये सारे उसमें, जैसे मान लो पीपल का पेड़ है कि आगे पीछे, वो सारे सैक्रेड ग्रूव्स में आ जाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ये सारे आपको समझ आ गए। तो हमने देख लिया कि हम कैसे जो है अपनी स्पीशीज को, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। देखो सर, हमने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए क्या क्या पढ़ा। हमने देखा कि वी हैव इन सिटू कंजर्वेशन, जहां पर हम उसके नेचुरल हैबिटेट में उसको प्रोटेक्ट करते हैं। रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व्स एंड सैक्रेड ग्रूव। एक्ट सिटू में जूलॉजिकल पार्क, बोटानिकल पार्क, देन सीड बैंक, देन वाइल्ड लाइफ सफारीज वगैरह। फिर हमने देखा रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत चलते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत करते हो, एनटीसीए देखता है, और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। फिर नेशनल पार्क भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970, ये सब स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दी है। बट बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, फिर यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के थ्रू वो बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर होता है। इसमें डिफरेंट एरियाज होते हैं। ट्रांजिशन जोन में थोड़ी एक्टिविटीज अलो होती हैं, जैसे ह्यूमन वहां पे रह सकते हैं, टूरिज्म यूज कर सकते हैं। बफर जोन में थोड़ी कम एक्टिविटीज अलो होती हैं, जहां पे मान लो आप एजुकेशन ट्रेनिंग या कुछ साइंटिफिक पर्पस का काम कर सकते हो। और कोर इज जस्ट लाइक नेशनल पार्क, वहां पर कोई भी एक्टिविटी जो है ह्यूमंस की अलो नहीं होती है। दिस इज क्लियर।
कोई दिक्कत किसी को समझ ना आ रहा हो, किसी को ये सब डाइजेस्ट ना हो रहा हो, होना चाहिए वैसे डाइजेस्ट। मैं तो कोशिश करता हूँ कि तुम्हें ऐसे पढ़ाऊँ कि तुम्हें चीज़ें दिमाग में बैठें, बट अगर अभी भी नहीं बैठ रही तो फिर वो मेरे एंड पे ही गलती होगी। मैं तो ये तो नहीं मानता। मेरा एक सिंपल थिंकिंग है, मेरे को अब पढ़ाते हुए आई थिंक हो गए 2-3 साल तो हो ही गए ना, 2 साल 3 साल मुझे लगता है। 3 साल में 2 साल मैंने पढ़ाया, 1 साल तो मैंने यूट्यूब में एक वीडियो नहीं डाली, मतलब 2 साल मुझे हो गए लगते पढ़ाते हो। 2 साल तुम्हें हो गए, 3-4 साल मुझे लगता है ऐसे मेरे को ऑफलाइन भी थोड़ा बहुत पढ़ाते हो गए होंगे, ठीक है। मतलब मेरे को ऐसे लगता है अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो अगर बच्चा प्रिपेयर करके एग्जाम में कुछ नहीं लिख रहा है वो उसकी गड़बड़ है, बट अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा वो टीचर का फॉल्ट है यार, टीचर समझा नहीं पा रहा है। तो अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो उसको मैं अपना फॉल्ट ही समझूंगा, मैं अगली बार और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। अब सर अब क्या बता रहे हो, बायोडाइवर्सिटी इतना भी लंबा नहीं था जितना आपने खींच लिया भाई, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इसलिए बता रहा हूँ। अब हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट है, कुछ मूवमेंट हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व को प्रोटेक्ट करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की चली। सबसे इंपॉर्टेंट है चिपको मूवमेंट। कौन सी? चिपको मूवमेंट। सर आप कहाँ की चीज़ें कहाँ पे जोड़ देते हो भाई? जोड़नी पड़ती हैं, जब कंपिटिटिव एग्जाम की बात हो जोड़नी पड़ती है, ठीक है। चिपको मूवमेंट, चिपको का मतलब होता है हग करना। क्या? टू हग। अब किसको हक करना है? पेड़ों को हक करना है, टू हग ट्रीज, ठीक है। तो मतलब पेड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक गांधीयन फिलॉसफी का वे था कि पेड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको हक कर दो ताकि उसको कोई काटे ना, ठीक है। ये एक थी चिपको मूवमेंट। पहली बार ऐसा चिपको वाला इंसिडेंट जो है ना वो कहाँ पर रिकॉर्ड हुआ था? ये बड़ी पुरानी बात है, 1730 की बात है, ठीक है। ये हुआ था, एक विलेज था जिसका नाम था खेजराली विलेज। क्या नाम था? खेजराली विलेज, ठीक है। ये खेजराली विलेज कहाँ पर था? जोधपुर, मतलब राजस्थान की बात हो रही है। यहाँ पर क्या था, बिश्नोई जो थे इसको लेड किया था अमृता देवी ने। अमृता देवी ने लेड किया था। तो वहाँ पर खेजरी ट्रीज जो है वो राजा कटवाना चाहता था, तो इन्होंने क्या किया था, खेजरी ट्रीज, ठीक है, ये स्टेट ट्री है जो राजस्थान का, इस खेजरी ट्री को इन्होंने गले लगा लिया था, ठीक है। तो इसकी वजह से इनको काट दिया गया था। जो भी आगे हुआ था फिर राजा ने रोक लिया था, बट इन्होंने इसको प्रोटेक्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो पहला चिपको का इंसिडेंट ये माना जाता है। बट जो मेन हमारी चिपको मूवमेंट है ना, जो इंडिया में स्टार्ट हुई थी चिपको मूवमेंट, वो कब स्टार्ट हुई थी? तो इंडिया में जो चिपको मूवमेंट, तो फर्स्ट चिपको मूवमेंट जो इंडिपेंडेंट इंडिया, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिपेंडेंट इंडिया में जो पहली चिपको मूवमेंट जो हुई वो हुई 1973 में। इस चिपको मूवमेंट कौन सी जगह पे हुई थी? गढ़वाल रीजन जो है उत्तराखंड का। कहाँ पर? गढ़वाल रीजन कहाँ पर है? उत्तराखंड में। यूके लिख देता हूँ, उत्तराखंड में हुई थी वहां पर। जहां पर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अपनी लैंड को अलॉट कर दिया किसी मैन्युफैक्चर को और वो पेड़ काटना शुरू किया, बट लोगों ने वहां पर काटने नहीं दिया, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट रोल है सुंदरलाल बहुगुणा का, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, इनके साथ एसोसिएटेड है। तो अगर पूछे तो आपको पता होना चाहिए वो किसके साथ एसोसिएटेड है, इस चिपको मूवमेंट के साथ, ये आपको याद रखना। और एक वुमेन थी, एक गोरा देवी, उसने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस मूवमेंट में। किसमें? चिपको मूवमेंट में, ठीक है। इसलिए चिपको मूवमेंट को वुमेन्स मूवमेंट भी कहते हैं। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। फिर इसी के नाम पर एक और मूवमेंट स्टार्ट हुई कर्नाटका में, जिसका नाम है अपिको मूवमेंट। क्या नाम है? अपिको। जैसे चिपको का मूवमेंट का मतलब होता है टू हग, तो अपिको एक लोकल टर्म कन्नड़ लैंग्वेज में, अपिको का मतलब क्या होता है, इसको कन्नड़ लैंग्वेज में हग को ही बोलते हैं। तो यहाँ पर भी पेड़ों को हग करने की बात थी, हगिंग की बात थी, ठीक है। तो ये कर्नाटका में चली थी। कहाँ पर चलती? कर्नाटक में। ये 1983 की बात है। कहाँ पर, कब की बात है? 1983 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर सुंदरलाल बहुगुणा ने प्रोटेस्ट किया था तहरी डैम की कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, जिसकी वजह से फ्लड आ सकते हैं। इसको बोलते हैं एंटी तहरी डैम प्रोटेस्ट। तो बहुत सारे इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रोटेस्ट वगैरह चलते रहे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आप देखो, अगर मैं आपको पढ़ाना चाहूँ ना तो अभी भी बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाने वाली, जैसे वी हैव कन्वेंशनल ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। देखो जब अर्थ समिट हुआ था, ठीक है, ये मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ ऊपर ऊपर से? इसलिए मैं ऐसे कोई चीज़ ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ाता, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि इंटरनेशनल प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन वाली वीडियो तुम्हें देखनी है। अगर तुम वो वीडियो नहीं देखोगे तो ये टॉपिक इनकम्प्लीट है। उसमें मैंने सारे कन्वेंशन, चाहे कैटागोना है, नगोया है, प्रोटोकॉल है, देन आपका रियो समिट है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज जिसे कहते हैं, फिर आपका जो है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है, फिर क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जहां से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं भाई। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, जिसका भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एग्जाम है ना, वो उस वीडियो को बिना देखे मत जाना पेपर में। अगर मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ ना, कई बार आज से, उस वीडियो को मैंने आई थिंक 2 साल पहले रिकॉर्ड किया था, उसके बाद मैं खुद भी कहीं एग्जाम देने गया, तो मैं अगर एग्जाम देने जाता हूँ मैं खुद अभी अपनी बनाई हुई वीडियो को देख के जाता हूँ। क्यों? मुझे पता है मैंने उस वीडियो में मेहनत डाली हुई है प्रोटोकॉल्स में, तो वो मैंने कंप्लीट मैराथन सेशन वाली प्लेलिस्ट में डाल दिया। मैं कल शेयर भी कर दूंगा व्हाट्सएप टेलीग्राम पे, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो वहां से आप पढ़ सकते हो। दिस इज क्लियर। कोई दिक्कत किसी को, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। या उसको संडे का दिन रख लो, किसी भी दिन, बट वो पेपर से पहले देख के जाना। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हुआ क्या? देखो,
एक समिट होती है अर्थ समिट, क्या बोलते हैं, अर्थ समिट। ये कहाँ पर हुई थी, रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पर, रियो डी जेनेरियो प्लेस कहाँ पे, ब्राजील में। वहां पर हुई थी कब, 1992 में। वहां पर एक समिट निकलता है, इस एक चीज निकली है जिसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये एक लीगली बाइंडिंग मल्टीलेटरल ट्रीटी थी। इसमें क्या बोल, इसमें सभी मेंबर, यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट ने यूनाइटेड स्टेट को छोड़ के उसको रेटिफाई किया था। इसका था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात, मतलब हम अपनी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, हम देखेंगे इसके बेनिफिट्स जो हैं उसका सूटेबल यूटिलाइजेशन और सस्टेनेबल वे में, मतलब हमने फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रोटेक्ट करके रखना है, और जो भी इससे बेनिफिट निकलेंगे उसकी इक्विटेबल शेयरिंग हो। इसी के बेसिस में हमने बाद में, मैंने अभी जैसे नगोया प्रोटोकॉल निकाला था, वो भी सीबीडी के बेसिस पे ही निकला था कि हमारे जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज है उनका फेयर एंड इक्विटेबल जो है शेयरिंग होना चाहिए। अब मैं इसको ऊपर ऊपर से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप वो वीडियो दें। मैंने सजेस्ट नहीं किया है, मैंने आपको कमांड किया इस चीज के लिए कि आप वो वीडियो देगा। अगर मैं सजेस्ट करूंगा सिंपली, फिर तुमने कभी देखी वो, ठीक है। दिस इज क्लियर, आई होप तुम्हें बायोडाइवर्सिटी में कोई दिक्कत नहीं। 5 मिनट लगा के, 5 मिनट 3 मिनट में सारा रिवाइज करेंगे जो अभी तक पढ़ा। उसके बाद हम जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, दैट इज योर कॉप 30 जो रिसेंट हुई है, कॉप की मीटिंग, वहां से क्या क्या आउटकम निकल के आए उसको पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कहानी बायोडाइवर्सिटी की। देखो बायोडाइवर्सिटी का मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल या माइक्रोबियल स्पीशीज किसी एरिया में पाए जाना। WHO बोलता है स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवननेस से इसको जानो। स्पीशीज रिचनेस मतलब कितनी स्पीशीज किसी कम्युनिटी में पाई जाती हैं। स्पीशीज इवननेस मतलब उनकी जो स्पीशीज पाई गई हैं, मतलब मान लो वहाँ पे 3 स्पीशीज, उन स्पीशीज की एक स्पीशीज की अबंडेंस कितनी है वहाँ पर, ठीक है, वो होता है स्पीशीज इवननेस, ठीक है। फिर हमने देखा वो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजी। एक ही स्पीशीज के अंदर जीन्स में वेरिएशन हो सकती है, डायरेक्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी। डिफरेंट स्पीशीज में वेरिएशन हो सकती है, उसको बोलते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक है। 0 का मतलब इनफाइनाइट डाइवर्सिटी, 1 का मतलब एक ही स्पीशीज प्रेजेंट है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब एक इन्वायरमेंट के अंदर, एक इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट हैबिटेट हो सकते हैं। वी हैव डेजर्ट इकोसिस्टम अलग, वी हैव रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम अलग, कोरल इकोसिस्टम अलग। ये सारे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बताते हैं। अल्फा डाइवर्सिटी होता है एक ही इकोसिस्टम के अंदर डाइवर्सिटी होना, 2 इकोसिस्टम के अंदर डाइवर्सिटी हो गया बीटा, और एक इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी होना, दैट इज गामा। इंडिया एक वन ऑफ द मेगा डाइवर्स कंट्रीज है 17 में से। 2.4% अगर इसका लैंड एरिया, उसमें 24% जो है ऑलमोस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है, 7 से 8% रिकॉर्डेड स्पीशीज हैं, जिसमें 91,000 जो एनिमल्स हैं और 45,500 स्पीशीज हैं प्लांट्स के, ठीक है। और इंडिया के 33% इंडियन प्लांट्स एंडेमिक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कंसेप्ट नॉर्मन मेयर ने दिया था और कंजर्वेशन इंटरनेशनल को एक्सेप्ट किया। 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वर्ल्ड में, जिसमें 4 हैं इंडिया में, ठीक है। एटलीस्ट 1500 स्पीशीज वेस्कुलर प्लांट्स के एंडेमिक होनी चाहिए और 70% जो है लॉस हो जाना चाहिए इसका ओरिजिनल हैबिटेट हुआ है जिसका। फिर हिमालय, इंडिया में हिमालयाज, इंडो बर्मा, सुंडालैंड और वेस्टर्न घाट्स श्रीलंका वाला ये रीजन, ये 4 हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। फिर हमने देखा कीस्टोन स्पीशीज है, अगर इसको हार्म होगा तो डिफरेंट स्पीशीज में इंपैक्ट पड़ेगा। इंडिकेटर जो बताता है इन्वायरमेंट हेल्दी है या नहीं है। एंडेमिक जो एक रीजन में पाए जाते हैं। इन्वेजिव एलियन स्पीशीज जो बाहर से आके हमने ग्रो करी बट उसने मेन स्पीशीज को खत्म कर दिया। अम्ब्रेला स्पीशीज अगर हमने उसको प्रोटेक्ट किया बाकी भी साथ में प्रोटेक्ट होगी। फाउंडेशन स्पीशीज जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वहां की, जिसकी वजह से डिफरेंट स्पीशीज वहां पर जी पा रही। बायोपायरेसी, बायो मतलब बायोलॉजिकल और पायरेसी मतलब उसको बिना परमिशन के उसको छीन लेना, ट्रेडिशनल नॉलेज को ले लेना, ठीक है। नगोया प्रोटोकॉल एक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के साथ लिंक है, जो ये बोलता है कि जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जनरेट होंगे उनका फेयर एंड इक्विटेबल जो है वो शेयरिंग होनी चाहिए। हमने बोला कि नियरली आने वाले 100 सालों में आधी बायोडाइवर्सिटी हमारी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे नेचुरल रीजंस हैं बट वो टेम्परेरी हैं, जैसे मान लो वॉल्केनो का आ जाना दिस दैट, बट एंथ्रोपोजेनिक बहुत है, जैसे हैबिटेट का लॉस होना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन, जो भी आपको लगेगा ना ये गलत है, इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकती है, तो वो कॉज में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर कॉजेज में आते हैं तो आप खुद कॉमन सेंस भी तो पेपर में यूज करोगे। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना या तो इन सिटू वे में, जिसमें हम रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व या सैक्रेड ग्रुप्स बनाते हैं। और दूसरा हमारा आ गया जूलॉजिकल पार्क्स, बोटैनिकल, सीड बैंक्स, वाइल्ड लाइफ सफारी बैंक्स, ये सब हम करते हैं। जो हमारा रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत चलते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, नेशनल पार्क भी उन्हीं के तहत। नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ज्यादा प्रोटेक्शन होती है, याद रखना, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व में कुछ एरियाज हैं जहां पे प्रोटेक्शन है, जैसे कोर, बफर में थोड़ी कम है, ट्रांजिशन में उससे भी कम है, और यूनेस्को का मैप प्रोग्राम डिक्लेयर करता है, इंडिया नॉमिनेट करती है, ठीक है। चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, इसमें हमने क्या किया था, पेड़ों को गले लगा लिया था, ठीक है। 1730 AD में पहला खेजरीवाली विलेज राजस्थान जोधपुर में इंसिडेंट हुआ था, अमृता देवी इसका एसोसिएट है। इंडिपेंडेंट में
1973 में गढ़वाल में, और सुंदरलाल बहुगुणा गौरा देवी, इनका नाम याद रखें, इसको वुमेन मूवमेंट कहते हैं। अपिको मूवमेंट कर्नाटका में हुई थी, कन्नड़ वर्ड में अपिको का मतलब भी हक करना होता है, ठीक है। कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये 8 समिट 1992 में निकला था, जिसमें हमने बोलता हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। इसको मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट जो हमारे प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं उसकी वीडियो देखनी है, ठीक है। अब देखो, जब आप वो प्रोटोकॉल वाली वीडियो देखोगे ना, तो वहां पर आपको वापस पढ़ने को ये मिलेगा कि एक यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। जब हमारी रियो समिट हुई, रियो समिट कब हुई? रियो समिट हुई 1992 में। कब हुई? 1992 में। इसमें जो है, इसमें काफ़ी चीज़ें निकल के आई थी। एक तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, एक आपका आया था ये कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उसमें जो ये चीज़ निकली थी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट, इसमें हमने बोला था कि हम एक फ्रेमवर्क बना दें जिसमें हम क्लाइमेट चेंज को रोकेंगे, ठीक है। क्लाइमेट चेंज में रोकेंगे, उसके लिए हमने बोला कि हर साल जो है डिफरेंट कंट्रीज मिलेंगी। वो जो कंट्रीज मिलेंगी, हमने एक ग्रुप बनाया जिसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो एक कॉन्फ्रेंस होगी हर साल पार्टीज की, हर साल पार्टीज मिलेंगी और ये डिसाइड करेंगी कैसे हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की हर साल मीटिंग होती है और जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जो 30 इसकी मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 30 वाली मीटिंग हुई, वो कहाँ पर हुई है? वो ब्राजील में हुई है। ब्राजील के कौन सी जगह में हुई है? बेलम में हुई है, ठीक है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछ सकता है। कब हुई है सर? 2025 में हुई है। कब स्टार्ट हुई थी? 10 नवंबर से लेकर 21 नवंबर 2025 में। आपको जेकेएसएसबी ये भी पूछ लेता है, तो ये डेट भी याद कर लेना, ठीक है। अब इसमें क्या, एक तो समझ आ गई क्या है? ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में हम मीटिंग करते हैं जिसमें डिसाइड करते हैं हम क्लाइमेट को किस तरह से रोकेंगे, किस तरह से बचाएंगे। सर नेक्स्ट वाली कब होनी है? COP 31 जो होनी है वो कहाँ पर होनी है? पहले आपको ये याद रखना है। COP 31 जो है वो होगी टर्की में। कब होगी? नेक्स्ट साल होगी, इसी साल, मतलब 2026 के एंडिंग में होगी। कहाँ पर होगी? टर्की। सर टर्की कहाँ पर है? टर्की में, ठीक है। मोर स्पेसिफिकली बोले कहाँ पर हो गया? अंतल्या में, अंतल्या में, ठीक है। एक प्लेस है जहाँ पर ये होगी नेक्स्ट वाली, इस साल वाली 26 वाली। हम कौन सी पढ़ रहे हैं? हम COP 30 पढ़ रहे हैं जो ब्राजील बेलम में हुई है 10 नवंबर से 21 नवंबर 2025। अगर आप पीछे जेकेएसएसबी के पेपर उठा लो, यहाँ से क्वेश्चन है। इवन जेकेपीएससी के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। इसलिए पढ़ा रहा हूँ यार, अदरवाइज मैं क्यों पढ़ाऊंगा? जो चीज़ पेपर में नहीं आती मुझे पढ़ाने का क्या फायदा है? अपना टाइम एनर्जी क्यों दूंगा उस चीज़ पे मैं, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, COP 30 की अगर मैं बात करें, उनके जो जो आउटकम आए, वहां से क्या क्या निकल के आया, क्या क्या किन किन चीज़ों पे, ऐसे तो बहुत सारे आउटकम है इसके, बट जो एग्जाम रेलिवेंट मुझे लगे जहां से क्वेश्चन आ सकता है वो मैं आपको बता दूं। देखो सबसे पहली बात, इसमें ये बात बोलेगी कि डिस्कशन मत खेलो, अब इम्प्लीमेंटेशन की बारी है, ठीक है। क्योंकि काफी टाइम से ना बस बातें ही चल रही हैं, कुछ हो तो नहीं रहा है। तो उसने बोला अब हमें मूव करना चाहिए फ्रॉम डिस्कशन टू इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इसके साथ एक एसोसिएटेड चीज हमारी निकली, दैट इज नोन एज ग्लोबल, ये वर्ड याद रखना, ग्लोबल मोतीराव प्लेटफॉर्म। अगर पूछे ग्लोबल मोतीराव प्लेटफॉर्म जो है कहां पर निकला, ये एज एन आउटकम ऑफ COP 30। ये क्या है? ये एक बेसिकली डिजिटल इनिशिएटिव है। क्या है? एक डिजिटल इनिशिएटिव, मतलब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक है। डिजिटल इनिशिएटिव है। एक और चीज है यहां से याद है, करंट अफेयर बता देता हूँ यार, मुझे भूल गया था। एक ना एक पोर्टल है, ठीक है। ये रजौरी एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी लॉन्च किया और ये बहुत न्यूज़ में चल रहा था, 2-3 दिन पहले ही लॉन्च हुआ। तो रजौरी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो रजौरी डिस्ट्रिक्ट की प्रोग्रेस देखने के लिए, देखो ये वन ऑफ इट्स काइंड है ना, तो मतलब एग्जाम में पूछ सकता हूँ, इसकी बहुत पब्लिसिटी भी हुई है। तो रजौरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है ई नज़र पोर्टल। क्या नाम है? ई नज़र पोर्टल। मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक वे में आप क्या कर रहे हो? नजर रख रहे हो। किस पे नजर रख रहे हो? डेवलपमेंट वर्क्स में। मतलब जो रजौरी डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट वर्क्स हो रहे हैं उन पे नजर रखी जा रही है कि वो टाइमली हो रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उसमें कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है, वो सारा है। तो वो ई नजर पोर्टल आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है किसने लॉन्च करा, तो रजौरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। ये थोड़ा फैक्ट मुझे आपको भेजना था पर मुझे ध्यान नहीं रहा, तो अभी बता दिया ना, यहाँ से डिजिटल इनिशिएटिव से याद है। तो ग्लोबल मोतीराव एक प्लेटफॉर्म जो है बेसिकली ये एक डिजिटल इनिशिएटिव है जिसके तहत हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक्सेलरेट कर सकते हैं प्रोग्रेस, एनर्जी में प्रोग्रेस कर सकते हैं, फाइनेंस और ट्रेड, ताकि हम क्लाइमेट को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। ये पहला आपको याद रखना है, इसके साथ रिलेटेड है। दूसरा जो है, हमने एक यहाँ पर बात करी है, किसकी बात करी है? जस्ट ट्रांजिशन की। क्या? जस्ट ट्रांजिशन। क्या? जस्ट ट्रांजिशन मेजर, जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म। तो अगर पूछे जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म की बात कहाँ पर हुई, तो COP 30 में हुई। जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म का दूसरा नाम है बेलम, क्योंकि ये बेलम में हुई, बेलम एक्शन मैकेनिज्म। अब इसमें क्या है? इसमें हमने बोला कि हम एक प्लान बनाएंगे कि किस तरह से हम जस्ट ट्रांजिशन का मतलब हम क्या करेंगे, हम शिफ्ट कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल से डिफरेंट अदर रिसोर्स, बट ऐसा थोड़ी कि फॉसिल फ्यूल को एकदम छोड़ सकते हैं, ऐसे तो कंट्री कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है। तो किस जस्ट वे में, अच्छे वे में कैसे हम ट्रांजिशन कर सकते हैं फॉसिल फ्यूल से डिफरेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो बेलम एक्शन मैकेनिज्म उसके रिलेटेड था, ठीक है।
फिर हमने इस कॉप 30 में जेंडर इंक्लूजन की भी बात करी, मतलब सिर्फ यहाँ पे मेल्स का पार्ट नहीं होगा, यहाँ पे वुमेन का और खास करके वल्नरेबल कम्युनिटीज पे हम जो है इंपॉर्टेंट फोकस करेंगे कि वो भी हमारे क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। तो अगर आपको कोई बोलेगा बेलम जेंडर एक्शन प्लान वो किसके रिलेटेड है, तो कॉप 30 का आउटकम है कि हम जो डिफरेंट जेंडर के लोग हैं उनको भी इस प्लान में लाएंगे, मतलब क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने में। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहां से क्या निकल आया, एक आपको याद रखना है बेलम 4x प्लेज। बेलम 4x, बेलम जहां भी आ जाए तो मतलब वहां पर ना कॉप 30 की बात है, तो बेलम 4x प्लेज, 4x मतलब 4 गुना, मतलब हम बेसिकली क्वाड्रपल करें, ये इसमें हमारा एम है कि हम अपना प्रोसेस को क्वाड्रपल करेंगे कि हम सस्टेनेबल फ्यूल्स को यूज करें 2035 तक। तो 2035 तक हम 4 गुना ज्यादा हम सस्टेनेबल फ्यूल्स को यूज करना शुरू कर दें, किसके कंपैरिजन में, कंपेयर टू 2024 लेवल। देखो 2024 तक जिस लेवल पे हम यूज कर रहे हैं ना, क्या यूज कर रहे हैं, सस्टेनेबल फ्यूल्स, उससे 4 गुना ज्यादा हम सस्टेनेबल फ्यूल्स यूज करना शुरू हो जाए 2035 तक। तो ये हमने बेलम 4x प्लेज में ये बोला। और बाकी सामने पेरिस जो एग्रीमेंट गोल्स हैं जो हमारे, उनको अचीव करने की भी बात की। पेरिस एग्रीमेंट गोल क्या है ये आपको पता चल जाएगा, अब मेरा जो लेक्चर है जिसमें मैं बात करूं इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स एंड कन्वेंशन वाला, तो हमारा पेरिस एग्रीमेंट जो गोल्स हैं वहां पर इसके बारे में बात हुई। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। सर एक बार बता दो, हम वैसे कॉप 30 वैसे जाते जाते पढ़ लेते हैं यार, कॉप 30 पढ़ लेते। देखो मैंने आपको बोला कॉप की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की कहानी कहां से, एक यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जिसको रियो समिट 1992 में हुआ। इस रियो समिट 1992 आर्थ समिट जो है रियो डी जेनेरियो ब्राजील में प्लेस है, वहां पे उसमें 3-4 चीजें निकले। उसमें यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन था जिसमें क्लाइमेट चेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए बात की गई। उसमें हमने बोला कि हर साल जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आपस में मिलेंगी और डिसाइड करेंगी। ठीक है, उसके तहत जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मिलना शुरू हुए और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30th नंबर पे जो मिली 2025 10 नवंबर से 21 नवंबर ब्राजील बेलम में। ठीक है, और 31 वाली कहाँ मिलनी है, टर्की में। ठीक है, नेक्स्ट वाली, इसमें ये आउटकम निकले। सबसे पहले हमारा एक ग्लोबल मोतीराव प्लेटफॉर्म निकला, एक डिजिटल इनिशिएटिव, जिसमें हम क्या बात करेंगे, हम जो है डिस्कशन से इंप्लीमेंटेशन की तरफ मूव करेंगे और स्ट्रॉन्गर फाइनेंस होगा ताकि हम क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करें। फिर एक जस्ट ट्रांजिशन हम मेजर लेंगे जिसको हमने बोला बेलम एक्शन मैकेनिज्म, जिसमें हम क्या बोलेंगे, हम किस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं फॉसिल फ्यूल से डिफरेंट रिसोर्सेज में। देन हमने जेंडर इंक्लूजन की बात करी, इसके तहत बेलम जेंडर एक्शन प्लान, जिसमें हमने ये बोला कि हम इंश्योर करेंगे कि मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन हो वुमेन की और खास करके जो वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं। ठीक है, और हम कॉपरेशन बढ़ाएंगे ताकि हमारे पास जो पेरिस एग्रीमेंट गोल्स हैं वहां पर हम इजीली पहुंच पाए, इसकी बात हुई। फिर एक जो है बेलम 4x प्लेज की बात हुई, मतलब 4x में हम क्वाड्रपल 4 गुना कर देंगे हमारी जो सस्टेनेबल फ्यूल्स हैं उसको यूज करना 2035 तक, 2024 के लेवल, मतलब 2024 में जिस लेवल पे यूज करें ना उसे 4 गुना हम 2035 तक यूज करना स्टार्ट कर देंगे। ये हमारी कॉप 30 की कहानी थी जिसमें हमने सब कुछ कवर कर लिया जो जो चीजें आपको एग्जाम में पूछी जा सकती। तो देखो मेरे एंड पे जो मुझे लगा बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंट है वो सारा मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है। इसके साथ इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, इसका ऑलरेडी लेक्चर 2 दिन पहले मैंने अपलोड किया था, मैराथन सेशन 2 ये सेशन, और तीसरा इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है प्रोटोकॉल वाला जो मैं शेयर करूंगा आपके साथ, उसमें मैंने बहुत मेहनत की है, उसको भी देख के जाना, वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको सेशन कैसा लगता है और डिफरेंट सेशन जो आपको चाहिए उनके आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सेकंड, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जस्ट लाइक योर फैमिली, और इसको शेयर भी कर सकते हो उन बच्चों के साथ जो भी डिफरेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालें, उसको जरूर ज्वाइन कर लो, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो वो हम वहां पर शेयर करेंगे। और जो डिफरेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर मान लो आपको मॉक वगैरह किसी में चाहिए, अगर तुम डिमांड करो, जैसे जूनियर असिस्टेंट बच्चों की बहुत डिमांड थी, मैंने उनको मॉक दिया था, अगर तुम भी बोलोगे तो मैं आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। This is it for today. Thank you so much for watching.